पावर के साथ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yoi! Red! हम यहाँ पर आला उदल की नगरी महोबा में बैठे हुए हैं। हमारे साथ प्रियांशी जी हैं, पवन जी हैं जो कि कराटे इंस्ट्रक्टर हैं, और इनसे वार्ता शुरू करूं उससे पहले मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा। ये वाकया सत्य घटना पर आधारित है। 1930 की बात है, जब अंग्रेज़ों का राज हमारे देश पर हुआ करता था, और जो शिवराम जी थे, खरेला गांव के थे, आला गायक थे, उन्हें कत्ल के जुर्म में उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। तो जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा, और अंग्रेज़ों ने उनसे पूछा कि आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं आला गायक हूँ और आला गायन करना चाहता हूँ। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें परमिशन दे दी, और जब अंग्रेज़ों ने उन्हें परमिशन दी, उन्होंने आला गायन किया तो इतना ज़बरदस्त किया कि अंग्रेज़ भी नतमस्तक हो गए और उनकी फांसी की जो सज़ा थी वो माफ़ कर दी। तो आज हम आला उदल की उस धरती पर बैठे हैं जिनकी कथा सुन के ही, जिनका गायन सुन के ही एक व्यक्ति की फांसी की सज़ा है जो माफ़ हो गई थी। तो हमारे साथ प्रियांशी जी हैं, बहुत ही तेज़ तर्रार हैं, महोबा में एक अलग ही छाप है उनकी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा प्रियांशी जी कि आप कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, तो ब्लैक बेल्ट का मतलब हमारी ऑडियंस को आप समझाएं। देखिए क्या होता है, जो कराटे है तो जैसे स्कूल होती है, स्कूल में क्लास बाय क्लास करके हम प्रमोट होते हैं, वैसे ही हम जब कराटे में आते हैं तो इसमें बेल्ट ग्रेडिंग होती है। ब्लैक बेल्ट जो है वो सबसे लास्ट है। फिर ब्लैक बेल्ट के स्टेज वो अलग हैं, पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कराटे में वाइट बेल्ट से। वाइट बेल्ट से स्टार्ट होती है, फिर ऐसे करके ग्रेडिंग होती है। 6-6 महीने के अंतराल में एक एग्जाम होता है जिसमें येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, फिर ब्राउन के क्यू स्टार्ट हो जाते हैं। ब्राउन 4th, 3rd, 2nd और 1st। अच्छा, इसमें अंतराल कितना बताया आपने? 6-6 महीने का। 6-6 महीने का 6-6 महीने का अंतराल होता है। फिर ब्राउन के जस्ट बाद में होता है ब्लैक बेल्ट। तो ब्लैक बेल्ट जब होता है तो फिलहाल तो सब लोग ये बोलते हैं कि ब्लैक बेल्ट हो गए, हम फाइनलिस्ट हो गए, मतलब कराटे में हमने सब जान लिया, बट ऐसा नहीं है। जो कराटे है वो मेन डिग्री है, पर फिर उसके बाद कराटे में भी ब्लैक बेल्ट में भी ग्रेडिंग होती है। तो जो ब्लैक बेल्ट है वो फाइनल स्टेज है कराटे का। जी पवन जी जो है प्रियांशी जी के हस्बैंड हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने जो यहाँ पर एज अ कराटे इंस्ट्रक्टर वर्क करना शुरू किया, तो क्या क्या आपको दिक्कतें आई हैं उसके बारे में पहले आप जो है बयां करें, दर्शकों को बताएं। 2016 की बात है कि 2016 में जस्ट हमारी शादी हुई थी। 5 मार्च को शादी हुई थी। शादी के जस्ट बाद मुझे बाद में पता चला, जब मैंने इनके सर्टिफिकेट देखे, कि ये तो नेशनल गेम खेली हुई हैं, इन इंडिया इंटरनेशनल भी खेली हैं, और कराटे में इनका ये क्रेज़ है। और बचपन से ही मेरा एक छोटा सा सपना था, जो सारे बच्चे देखते हैं फाइटर का, कि मैं कराटे सीखूं, मैं कुंफू सीखूं। तो मेरी भी अचानक से ख्वाहिश जगी कि साथ में मैं सीख भी सकूंगा। और ये महोबा जो है, महोबा क्या पूरे यूपी के कई इलाके ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो इतना ज़्यादा पिछड़ा है, तो मैंने सोचा अगर यहाँ पर हम कराटे की शुरुआत करवा पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी एक पहल मैंने कोशिश की, बात की कि यहाँ पे क्लास डालते हैं और यहाँ की गर्ल्स को निःशुल्क ट्रेनिंग देके अपने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए जागरूक करते हैं। एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो फिर प्रियांशी मैम ने अपने सर से बात की, क्लास की, कि सर हम क्लास एक बार चालू करना चाहते हैं यूपी की इस जगह पे। तो बहुत सारी परेशानियाँ आई, फैमिली सपोर्ट नहीं था और आसपास से कोई सपोर्ट नहीं था किसी भी तरीके से। हमारे पास तब 1 या 2 बच्चे हुआ करते थे, एक मैं खुद था और एक लड़का और यहाँ का विकास यादव। हम 2 स्टूडेंट हुआ करते थे, जो 2 साल तक लगातार हम 2 बच्चों ने ही ट्रेनिंग की है। मन किया कभी कि क्लास बंद कर दें, पर यह था कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ऐसे करते करते चले आए, आज 2021 हो गया। आज ज़िले के कोने कोने में हम लोग जाते हैं और गर्ल्स को, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के प्रति जागरूक करते हैं, उनको खुद के आत्मसम्मान के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही प्रशासन द्वारा दी गई जानकारियों को भी देते हैं। आपका 10-90 हो गया, 100 डायल हो गया, ये सारी जानकारियों से रूबरू कराते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपने सुना कि पवन जी प्रियांशी जी को मैम कह रहे हैं, तो हमारा जो बुंदेलखंड है, खासतौर पर महोबा, वहाँ पर जो नारी है वो पुरुष से एक कदम आगे चल रही है। प्रियांशी जी ने पवन जी को जो है वो कराटे सिखाए हैं और पवन जी उनके स्टूडेंट रहे हैं। साथ ही साथ मैं जानूंगा आपसे प्रियांशी जी कि आपका एम क्या है। जैसे आप
कुछ बच्चे हैं जिनकी फ़ी लेके उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, साथ ही साथ कुछ मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप कुछ बच्चों को फ्री में इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपका एम क्या है? देखिए, मेरा जो एम है सबसे जो मेन है वो तो यही है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। कई लड़कियां हैं जो लव जिहाद में फंस जाती हैं, या लव जिहाद से अगर हटके चले तो कई लड़कियां ऐसे होती हैं कि मैंने कई केस महोबा में ही देखे, लड़के आते हैं मार के चले जाते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर पाती। तो हमारा भी आत्मसम्मान है, हमारी भी कुछ सेल्फ आइडेंटिटी है जिसको हम खुद बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल सब लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, सब बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती हैं, सब पर बाहर अगर जाके वो पढ़ाई करेंगी तो उनके पेरेंट्स उनके साथ में नहीं जा सकते। बहुत कम ही पेरेंट्स होंगे, 100% में 1-2% ऐसे होंगे पेरेंट्स जो जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई पेरेंट्स साथ में नहीं जाता है। तो कम से कम लड़कियां अगर बाहर रहेंगी, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई तो वो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हमारे पास कुछ घटना हमारे साथ अगर हो जाती है हम फ़ोन करते हैं, हो सकता है उस बीच और कुछ हो जाए, 1 मिनट उस पल में बहुत ज़्यादा होता है। तो कम से कम हम ये चीज़ सीख के, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे लड़कियां अगर बाय द वे सीखेंगी तो वो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। जो मेरा मेन एम है, अगर गेम्स में से थोड़ा हटती हूँ, गेम्स तो फिर भी ठीक है कि हम इसमें नेशनल इंटरनेशनल खेल सकते हैं, उसमें एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, पर अगर इससे थोड़ा सा हटे तो हम अपनी रक्षा भी खुद कर सकते हैं, हमको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो लक्ष्य है वो यही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, वो खुद अपनी मतलब जो अपनी रक्षा है वो स्वयं करें। किसी के ऊपर ये नहीं कि हमारे भैया, हमारे ताऊ या हमारे पापा इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहे, फिर ये तो बाद में होते ही हैं सपोर्टिव, क्योंकि फैमिली सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होती है। पर अगर हम इन केस उस समय खुद ही एट अ टाइम वो कर लें तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। प्रियांशी जी, मैं अब जानना चाहूँगा कि कराटे में कौन से लेवल तक आप खेली हैं, कहाँ तक गई? मेरा इन इंडिया इंटरनेशनल है जो कि मैं मुंबई में खेली हुई थी, और नेशनल है मेरे 8 से 10 नेशनल हैं, और स्टेट की काउंटिंग मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली नेशनल, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें सिल्वर मेडल से कट गई हूँ, बट कई इंटरनेशनल ऐसे हैं जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट होके और फिर नेशनल पे पहुँची हूँ। तो बस यही है। बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स की। आपके स्टूडेंट हैं, कहाँ तक गए हैं? मेरे जो स्टूडेंट हैं, अभी लास्ट ईयर ही गोवा में फ़ाइट थी हमारी, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उसमें वो इंटरनेशनल फ़ाइट थी, और उस पर मेरे 5 बच्चे गए थे और 5 के गोल्ड मेडल हैं। वो भी अच्छा, 5 बच्चे गए, 5 गोल्ड मेडल? 5 के गोल्ड मेडल हैं। 2 इवेंट होते हैं, एक फ़ाइट का होता है, एक काता का होता है। काता में भी 5 मेडल हैं, वो भी गोल्ड, और कुमिते मतलब फ़ाइट में भी 5 मेडल हैं, वो भी गोल्ड। मैं चाहूँगा ये जो शब्द आप प्रयोग कर रही हैं, जापानी शब्द हैं, आप ऑडियंस को कुछ ऐसे शब्द जो कराटे से रिलेटेड है, जो एटलीस्ट इंटरेस्टेड हो कराटे में, वो इन्हें जान पाए। आप कुछ शब्द जो है गिने चुने वो देखिए, जैसे कि अभी मैंने बोला कुमिते हमारे यहाँ फ़ाइट होती है। जैसे बाय द वे हम फाइट करते हैं, जनरली जापानीज़ लैंग्वेज में उसे बोलेंगे कुमिते, और जो हम काता बोलते हैं तो काता ये है कि हर चीज़ को कॉम्बिनेशन जो हम सीखते हैं, पंच, ब्लॉक और किक, ये जब सीखते हैं इसी का हम कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन वही कहलाता है काता। जापानीज़ वर्ड काता है, और वैसे हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। और जो बेसिक जो होते हैं, जैसे किक हो गया, पंच हो गया, नमस्ते हो गया। नमस्ते को हमारे जापानीज़ लैंग्वेज में ओस किया जाता है, ओस बोला जाता है, और जो किक है वो गेरी कहलाती है जापानीज़ में, और जो पंच है वो जुकी कहलाता है, और मतलब बेसिक जितने भी होते हैं वो जुकी काता में आ जाते हैं। बिल्कुल। अब हम पवन जी की तरफ रुख करते हैं। तो पवन जी, घर का माहौल कैसा रहता है? पर्सनल सवाल है। इस समय हाँ, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों एक ही फील्ड से हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के ही इस फील्ड में टच किया कि प्रॉब्लम ना हो, साथ में लेके जा सकूं, जहाँ पे मैं नहीं भी भेजना चाहता वहाँ पे भी हम जा सकते हैं, ताकि फैमिली किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शन ना करे। और साथ ही टूर्नामेंट पे जाते हैं तो अब दोनों टीम को संभालते हैं। ये अगर टीम कोच में जाती हैं तो मैं इनके साथ मैनेजर के तौर पे जाता हूँ, ताकि टीम को संभालना, क्योंकि बॉयज़ को भी संभालना पड़ता है, गर्ल्स को भी संभालना पड़ता है ना। होटल पे रहना हो गया, टूर्नामेंट इवेंट तक ले जाना हो गया, सारी चीज़ों की देखरेख करना हो गया, तो दोनों साथ में बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हमारे बुंदेलखंड में ये धारणा है कि जो बहू बेटियां होती हैं वो घर की चारदीवारी की में कैद करने के लिए होती हैं, उन्हें कैद करके रखना चाहिए। ये मेरे परिवार में भी सवाल हुआ था एक बार कि मेरे चचेरे भाई हैं, उनकी जो वाइफ हैं, कि
प्रियांशी को कराटे करवा रहे हो और तमाशा बना के रखे हो, वो रोड में जाती है ऐसे पंच चलाती है, जैसे हम लोग पंच बोलते हैं तो वहाँ बोलते हैं डांस करती है, क्या तमाशा बनवा के रखे हो, बहू को घर में रखो, रोटी बिलवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। तो मैंने कहा अभी आप रूबरू नहीं हो, क्योंकि आप घर से निकले नहीं हो। जब आप रोटी से फुर्सत मिले तब आप एक बार मार्केट घूमना, मार्केट में जानकारी करना कि वाकई में कराटे है क्या। ये सेल्फ डिफेंस जो हम लोग सिखाते हैं, लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, अपनी आत्मरक्षा, अपने बचाव के लिए जो तकनीक सिखाते हैं, ये है क्या, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसमें घुस जाओगे। अभी आप घर से बाहर नहीं निकले हो। तो ये था कि बिल्कुल इन्हें दबा के रखा जाए, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मुझसे जितना हो सका, जिस तरीके से हो सका, हमने घर भी छोड़ा अपना, क्योंकि हमारे फैमिली में ऑब्जेक्शन हो गया था। तो 5 साल पहले हम अपना घर छोड़ दिए थे। खुद का घर है हमारा, मम्मी पापा से भी दूर अभी भी हैं। छोड़ने की सिर्फ एक ही वजह थी कि वो जगह ही ऐसी नहीं है जहाँ पे कराटे को एक्सेप्ट किया जा सके। तो आज भी हम लोग रेंट पे अपना रहते हैं और अपना खुश हैं और मम्मी पापा से मिल आते हैं। पर जो वहाँ के हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे पड़ोसी हैं, उनका अभी भी ये कहना है कि ये चीज़ सही नहीं है, और जो कि हम इस चीज़ से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम ये सिखा पा रहे हैं, दूर दूर जाते हैं, लोग बुलाते हैं, है ना, हर जगह ट्रेनिंग करा पाते हैं, खुशी मिलती है हमें। उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो संकुचित सोच के हैं, तो ये सोचते हैं कि महिलाओं को 4 दीवार के अंदर कैद कर दो? अपनी अपनी धारणा है उनकी, ये धारणा है, शायद वो इसी चीज़ में घुसे हुए हैं, उन्हें इससे आगे निकलना ही नहीं आता है कि बहू बेटी भी पढ़ लिख के आगे जा सकती है। ऐसे कितने केस हुए हैं, कहाँ पे डीएम लड़की नहीं है, कहाँ पे कौन से प्रशासनिक वर्क में लड़की नहीं है, और कहाँ पे नेता लड़की नहीं है। हर जगह लड़की आगे जा रही है। पर हमारे जो यूपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये माना जाता है लड़की आती है, 8 तक पढ़ती है, 10 तक पढ़ती है, 14 से 18 साल की एज में उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में सीधे बच्चे पैदा करती है, बच्चा पैदा करने की मशीन मान लिया जाता है। इसके बाद में फैमिली की सेवा करती है, हाथ पैर दबाती है, सेवा करती है, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। वो मार्केट देख भी नहीं पाती है कि अपने शहर का मार्केट कैसा है। तो फिर ये चीज़ तो बहुत दूर है, पर यही चीज़ हम दूर करना चाहते हैं लोगों की। प्रियांशी जी, मैं चाहूँगा कि हमारे बुंदेलखंड में लगभग 95% से ऊपर जो महिलाएं होती हैं वो घूंघट निकाल के ज़िंदगी जीती हैं। तो कितना तर्कसंगत है ये, या क्या कहेंगे आप उन महिलाओं को, उन बहुओं को जो ऐसा करती हैं, या उस समाज को कोई संदेश आप कहें? जो देखिए, एक जो मर्यादित लाइफ है वो अलग है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि जो घूंघट में नहीं रहती हैं, ठीक है, वो मर्यादित नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अमर्यादित वो भी हो जाती हैं जो घूंघट के अंदर रहती हैं, पर जो घूंघट के बाहर रहती हैं वो खुल के सामने आती हैं। पर आज का दौर मेनली बुंदेलखंड में मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ पे उन्हीं लोगों को गलत मान लिया जाता है, उन्हीं लेडीज़ों के बारे में अपशब्द बोला जाता है जो खुल के सामने आती हैं। बट अगर कोई घूंघट में भी कुछ तमाशा कर रहा है तो उसे कोई नहीं देखा जाता है। तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगी कि हमारी जो लाइफ है, ठीक है, बोलते हैं मनुष्य का जीवन है बहुत अनमोल होता है, 84 लाख योनि के बाद ये जीवन मिलता है। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर ये मनुष्य का जीवन मिला है तो मर्यादित तरीके से पर खुल के जियो। बिल्कुल। हमने चोरी नहीं की है, हम क्यों सिर ढके? बिल्कुल। हमने ये बताइए कि आजकल लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। लड़के प्लेन पहले उड़ाते थे, पहले लड़कियों को बहुत, वो अगर लड़की एक भी वो कर लेती थी तो बहुत हाई वो माना जाता था कि अरे वो फलाना ठिकाना, ऐसा करके बोला जाता था। पर जिस फील्ड में आजकल लड़के आगे हैं, उसी फील्ड में उनसे एक कदम आगे लड़कियां हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ नहीं मानती, मैं बिल्कुल ये प्रथा गलत मानती हूँ कि जो घूंघट के पीछे रहती हैं, ठीक है, वो मैं अलग, वो बात अलग है कि जो हाउसवाइफ है वो रह रही है, क्या है कैसा है, वो एक अलग है। पर जो खुल के सामने आ रही है उसे लोग गलत बोल रहे हैं, तो ये बात सरासर गलत है। इसलिए क्योंकि घूंघट के बाहर आके जो समाज के लिए या जो बाहर ऐसे ही वर्क कर रही है, तो वो कुछ सोच समझ के ही बाहर आई होगी या किसी के सपोर्ट से ही आई होगी, वो ऐसे नहीं आई होगी। तो ये नहीं है, जितना लड़कों का हक है उतना लड़कियों का भी हक है। बिल्कुल। बात करते हैं कि आपकी जो कोचिंग है, क्लासेस है, उसमें कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे आप मुफ्त में शिक्षा देते हैं जो गरीब तबके के हैं, लगता है कि यहाँ फीस नहीं दे पाएंगे? इस समय 40 बच्चे हैं मेरे क्लास पे, मेरे एकेडमी में, और उस एकेडमी में समथिंग 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं बोला जाए,
उन्हें एकदम पुअर फैमिली बोला जाए, जो सारा दिन, अब गर्मी का सीज़न आ गया है, इसमें सारा दिन आइसक्रीम के ठेले में रहेंगे और फिर वही पसीना बहा के मेरी क्लास में आएंगे। पर इतने बेस्ट प्लेयर हैं, इतने बेस्ट प्लेयर हैं कि अगर मैं किसी टूर्नामेंट में उन्हें बिना प्रैक्टिस के भी उतार दूं तो मेरे को ये चीज़ नहीं है, वहाँ से मेडल आना ही आना है। मतलब इतने बेस्ट प्लेयर हैं वो। तो हम बात करते हैं, अगर कोई और बच्चा है जो इंटरेस्टेड है कराटे में और जो गरीब तबके से है, फीस नहीं दे सकता है, तो क्या उसके लिए आपके दरवाजे खुले हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए मेरे क्लास एकेडमी के दरवाजे, हमारा परिवार, वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और जो ये चीज़ सीखना चाहता है, वाकई में सीखना चाहता है, वो लड़कियां हो या लड़के हो, अगर वो वाकई में इंटरेस्टेड है, वो अपने लिए या अपने समाज की लड़कियों के लिए जिनके साथ गलत हो रहा है और जहाँ पे गलत हो रहा है उनके लिए अगर वो इंटरेस्टेड है तो हमारा जो परिवार है उन्हें एक्सेप्ट करेगा। कोई ऐसा वाकया जहां आपका ये कराटे है, आपकी शिक्षा है, वो बच्चों के काम आई हो या आपके काम आई हो? एक बार का मुझे ध्यान है, मैं उस पर मिशन साहसी जो ABVP के द्वारा चलाया जाता है, मैं चरखारी GGIC में चलाई हुई थी। समथिंग 12 से 15 दिन का वो था और उसमें हमको ट्रेनिंग करवानी थी। मैं उसमें ट्रेनिंग करवाई थी और एक उसमें लड़की थी, वो गई हुई थी पन्ना की घाटी, अगर आपने सुना हो। पन्ना की घाटी एक प्रकार से बोला जाए तो बहुत ख़राब भी है और मतलब घूमने के लिए हम इतना तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो घाट है, पर ये है कि वहाँ पे रुकना इतना ज़्यादा सेफ भी नहीं है। वहाँ पे आसपास कोई गांव है, मैं गांव एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती हूँ, बट मेरे पास खबर आई थी, उसको 4 लड़के छेड़ रहे थे वहीं पे घाट में ही। वो जस्ट गाँव से अपने बाहर आई थी और यहाँ के जो इस समय प्रांत मंत्री हैं वो अनिल कुशवाहा जी, उनके तत्वाधान में मैंने ट्रेनिंग करवाई थी मिशन साहसी की। तो उनके पास पहले फ़ोन आया था उस लड़की का कि ऐसी ऐसी बात है और वो लड़के मेरे को छेड़ रहे हैं। पर खुशी ये होती है कि उस लड़की ने उन चारों को, नहीं पता उन चारों को मारा या सिर्फ 2 को मारा, क्योंकि ये मैं जहाँ पे ये मानती हूँ कि जहाँ पे 4 है, अगर आपको एक परेशान कर रहा है, एक को आप मार दो ना तो 4 ऑलरेडी अपने आप भाग जाएंगे। तो अब ये वहाँ पे मेरी आंखों देखी बात नहीं है, पर वो लड़की के द्वारा बताई गई बात है कि एक को मारा, मतलब उसने मारा, उसने ये नहीं एग्जैक्टली बताया कि एक को मारा या 4 को मारा, पर उसने एक को मारा और सब वहाँ से भाग गए। यही अगर 10 भी लड़कियों को मैं सिखा रही हूँ, उसमें अगर एक भी अपनी रक्षा कर ली तो ये आप ही के द्वारा इंस्ट्रक्ट करी हुई लड़की थी वो जो? जी अच्छा, वो जो मिशन साहसी में हमारे द्वारा ही वो सिखाई गई लड़की थी, हमने ही ट्रेनिंग कराई थी उसकी। और बहुत खुशी होती है ऐसा जान के कि अगर लड़की अपनी सुरक्षा कर ली बिना डरे तो बहुत खुशी मिलती है इसमें। तो आज हमने आपसे मिलवाया प्रियांशी जी को, जो अपने कदम ज़मीन पर गड़ाए हुए हैं, अपना नाम कर रही हैं, समाज में खुल के बाहर आ रही हैं, अपने पति से कदम मिला रही हैं और उनसे एक कदम आगे जा रही हैं। तो अब हम प्रियांशी जी से जानते हैं सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके। चलिए चलते हैं। ये जो अपनी ट्रिक होती है, अगर बाय द वे कोई हाथ पकड़ ले, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ ताकत नहीं लगती कि हम ताकत यूज़ करते हैं कि क्या हो सकता है सामने वाला बहुत तगड़ा बंदा हो, हम हाथ ना छुड़ा पाएँ अपनी। हमारे यहाँ सिर्फ टेक्निक काम करती है, टेक्निक के वक्त ताकत काम नहीं करती है। बाय द वे ये बंदा बहुत वो है, नहीं छुड़ा पा रही, मैं कुछ भी करूँ मैं नहीं छुड़ा पा रही, कुछ भी नहीं करना है मेरे को, बस मैं हाथ ऊपर लेके जाऊँगी और जो इसकी कलाई है उसकी कलाई पे मुझे हिट करना है, बस ओनली हल्का सा मेरे को मूव करना है हाथ अपना, हल्का सा। वो तो हम जनरली भी मूव करते हैं क्योंकि अगर छुड़ाते हैं हम तो वो मूव होता है हाथ हमारा, हल्का सा मूव करेंगे और ये हिट करेंगे। इसी में ये तो हो गई फर्स्ट ट्रिक। अगर बाय द वे सेकेंड ट्रिक हमें बहुत सिंपली तरीके से करनी है, तो इसका जो अंगूठा है, सामने वाले बंदे का अंगूठा, वो हम जस्ट अपोजिट हैंड से लेके जाएंगे और सिंपली छूटेगा, वो लेके जाएंगे और ये मूव करते हुए और उसके इस ग्रिपिंग, क्योंकि जब हम मुट्ठी बनाते हैं मेन रोल इसका रहता है, अगर बाय द वे ये हट गया तो इसकी फिर कुछ ताकत नहीं रह जाती, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? जस्ट बाय द वे सामने से आके कभी कोई ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे जनरली होता है कि ऐसे पकड़ लिया जाता है। उसके लिए क्या करेंगे, इन्ने टाइट से पकड़े और टाइट पकड़िए,
इनने टाइट पकड़ा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मेरे हैंड की नस दिखाई दे रही, ठीक है। जस्ट कुछ भी नहीं करना है, इनका जो अंगूठा है अंगूठे में ले जाके और कुछ भी नहीं करना है। जनरली छूटेगा वो और कुछ भी नहीं होगा कि हमें ताकत लगानी पड़ रही, बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जस्ट आ गया, समझ में आया। यह सेकेंड ट्रिक इसी में, इसको हमने लिया और जस्ट क्या किया है, आउटसाइड में निकालते हुए हाथ और ये पुश किया है, इससे ये पुश किया है। समझ में आया? आ गया समझ में? यस। अगर बाय द वे इसमें हमको अटैक भी करना है, इसमें हम अटैक कैसे करेंगे? सिंपली इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, ये जो इसकी कोहनी की तरफ ध्यान देंगे, इसकी कोहनी कहाँ है, अगर इस डायरेक्शन पे आ गई तो वहाँ से हम बेंड करते हुए और ये करना है हमें, बस, ठीक है। सेकेंड ट्रिक, अगर बाय द वे कोई बाल पकड़ ले हमारा, अगर बाय द वे बाल पकड़ ले, क्योंकि ऐसा भी जनरली देखा जाता है, ऐसे हो जाओ नम्मो, आप ऐसे हो जाओ बेटा, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब हमारा कोई बाल पकड़ लेता है उस बीच हम अपनी सेफ्टी कैसे करें, क्योंकि बाय द वे अगर हम हिलाएंगे, लड़कियों के बाल बड़े होते हैं तो इस वजह से आसानी से छूट नहीं पाते हैं, लड़कों के तो सरक जाते हैं पर लड़कियों के नहीं छूटते हैं। तब हमें क्या करना है, वो भी हम ट्रिक से छुड़ाते हैं। यस स्टार्ट। पहले हम इस हैंड से इस पे फंसाएंगे, आउटसाइड होके इस हैंड से अब फंसाएंगे और अब जो सामने वाली की कोहनी है उसे पुश करेंगे, यस। और फिर हम जो दूसरा हाथ हमारा खाली है उससे अगर हमारी ताकत नहीं लग रही है तब हमें क्या करना है, सिर्फ ओनली सिर्फ ये करना है, उसका हाथ यहाँ का जो ये शोल्डर का दर्द है, दर्द तो खैर इंसान कहीं का नहीं झेल सकता है, पर जो शोल्डर है अगर बैंड होगा तो उसका दर्द और ज़्यादा होता है, उसका दर्द और इंसान नहीं सह सकता है। ये तो हो गई दूसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक, जब हमें कोई गले से पकड़ता है, जब हमें गले से पकड़ता है, इसमें भी ग्रिपिंग होती है, मेन हमारे यहाँ सब में ग्रिपिंग ही होती है। जब बाय द वे कोई बाल पकड़े या हाथ पकड़े, जब तक ग्रिप नहीं है तब तक हम छुड़ा नहीं पाएंगे, इसमें भी ग्रिपिंग है, देखिएगा। या स्टार्ट। 1, सबसे पहले लड़की ने क्या किया है, उसके सामने वाले के इस पे बीच हैंड पे और अटैक किया है, यस। 2, कोहनी से जस्ट उठा देना है हमें, यस। 3, ये हुई हमारी तीसरी ट्रिक, यस स्टैंड। क्योंकि क्या है, ये यहाँ का भी दर्द कोई नहीं सह सकता, अगर बाय द वे ये बैंड होगा तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यस। चौथा, अब आते हैं हम थोड़ा सा औजार में। बाय द वे हमें कोई चाकू से अटैक करता है, चाकू से अगर बाय द वे अटैक करता है या डंडे से अटैक करता है, वैसे जनरली ऐसा होता है कि डंडे का अटैक अगर पीछे से कोई कर लिया तब तो हमारे पीछे आँख नहीं होती है, क्योंकि इतने हम लड़कियां इतनी वो भी नहीं होती है कि कोई पीछे से अटैक कर ले और पलक झपकते हम पीछे मुड़ जाएं। पर अगर कोई सामने से अटैक करता है तब उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिएगा, यस। नाइफ अटैक 1, यस। पहले तो अपन को ब्लॉक करना है। 2, उसकी जो रिस्ट है, रिस्ट पकड़ना है, यस। 3, यस यस। 4 में जस्ट यहाँ पे अटैक है उसके, यहाँ पे। ये चीज़ अभी ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ हम लोग को पता है पहले से कि सामने वाला बंदा क्या करना चाह रहा है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम डिफेंस के लिए भी तैयार हैं, हम ऑफेंस के लिए भी तैयार हैं। पर अगर जनरली हम ये कहीं बाहर करते हैं, सामने वाले को बंदे को ये नहीं पता कि हम कराटे से हैं या हम मार्शल आर्ट सीखते हैं, हम सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, ये नहीं पता रहता है। हम सामने वाले बंदे को अगर अचानक कोई भी चीज़ करेंगे तो वो उस चीज़ में परास्त हो जाएगा हमसे, यस। नेक्स्ट ट्रिक, पीछे से पकड़ने से पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम नम्रता चतुर्वेदी है। कौन कौन से कराटे में कौन कौन से स्तर पे गई हैं आप, कहाँ कहाँ? जी, मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेली हूँ। इंडो श्रीलंकन टूर्नामेंट था पिछले साल गोवा में, तो वहाँ पे मैं खेली। आगे एम क्या है नम्रता जी का? जी, मेरा तो एम फिलहाल यही है, इसी में आगे जाना है। इसी में आगे हाँ, इसी में आगे। और आपके जो एज की लड़कियाँ हैं उन्हें क्या कहेंगे आप, खासतौर पे कराटे को लेकर, खेल कूद को लेकर?
देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ का ये होता ना कि बच्चे लड़कियाँ खास तौर पे स्पोर्ट्स की फील्ड में जाएंगी तो या तो मारपीट के आ जाएंगी या तो चेहरा ख़राब हो जाएगा, तो गार्जियन बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, तो उसमें तो सबसे पहले पेरेंट्स की कमी है। और जो लड़कियाँ इन सब फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, मेरा सिर्फ उनसे यही कहना है कि आप अपना फोकस सिर्फ अपने करियर पर लगाओ, ना कि अदर चीज़ों पर। आप अगर अदर चीज़ों पर अपना ध्यान डालोगे तो आप खुद ही को अपना करियर से, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। बिल्कुल। अब हम आप पे आते हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हिमांशी विश्वकर्मा है। आप भी कौन से स्तर पर खेल के आई हैं? स्टेट। हाँ, आप नेशनल तक गई हैं। अपना पहले तो नाम बताइए आप अपना। जी, मेरा नाम नंदिता चतुर्वेदी है। कहाँ, कौन से स्तर तक खेल के आई हैं आप? जी, मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। उम्र कितनी है अभी आपकी? 14 ईयर्स। जो आपकी इसकी लड़कियां हैं जो ना खेल कूद में आगे आती हैं या पेरेंट्स द्वारा उन्हें केवल किताबों तक सीमित किया जाता है, उन्हें क्या कहेंगी आप? ऐसे मम्मी पापा को क्या कहेंगी? मैं अपने माता पिता को तो यही कहना चाहूँगी कि आज हम इस लेवल पे हैं तो इसमें जहाँ तक हमारे कोच का हाथ है उतना ही हमारे पेरेंट्स का भी सपोर्ट है। जो हमारे कोच हैं वो हमें फुल सपोर्ट करते हैं और उनके बाद हमारे लिए हमारे पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं। वो हमें कोई चीज़ के लिए नहीं रोकते कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो। वो बोलते हैं कि आप रॉन्ग नहीं हो तो आप ये करो, आप रॉन्ग हो तो फिर वो आपकी फॉल्ट है। क्या बात है। और जो आपकी उम्र की लड़कियां हैं, उनके पिताजी, उनके माँ को क्या संदेश दोगे आप कि अपनी बेटी को भी पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, खेल कूद में आगे करिए? क्या कहेंगे उन मम्मी पापा? कुछ नहीं कहेंगे? जो मेरी एज की लड़कियां हैं, सिमिलरली ये होता है कि अभी स्टडी पे ध्यान दो। आप अभी 14 इयर्स को इन सब में क्या घुस के करोगे? तो वो यही कहना चाहूँगी उनसे कि मैं भी 14 इयर्स की हूँ, सेम उनकी लड़की या फिर उनके लड़के की एज की हूँ। तो ये डिफरेंस नहीं होता कि आप कौन से एज में हो, कौन से लेवल पे हो, क्या है स्टडी में क्या नहीं है। आपका जो एम है आप उसमें घुसो। आपको स्पोर्ट्स में घुसना है, आप स्पोर्ट्स में घुसो। स्टडी में आपका एम है तो स्टडी तो कंपलसरी है ही है, बट आपको अपने लिए भी तो कुछ करना है कि आपका इसमें भी फील्ड में आप इसमें भी हो और उसमें भी हो। आप बड़े होके क्या करेंगे? जी, अभी तो मेरा एम स्पोर्ट्स है और मेरी स्टडी है। कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं अभी आप? जी, मैं अभी 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में। चलिए आगे बढ़िए अपना और अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए। आप भी बताएंगे अपने बारे में कुछ? मेरा नाम ओम लौट। आप कौन से स्तर तक खेल के आए हैं? मैं अभी बस मोहब्बत की एक फाइट खेल रहा हूँ। मोहब्बत की एक फाइट खेले। आगे क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहेंगे आगे? आगे बहुत जैसे खेल कूद में आगे बढ़ना, खेल पढ़ाई कूद में आगे बढ़ना है। कौन सा खेल पसंद है आपको? कौन कौन से खेल खेलते हैं आप? मेरे को यही कराटे। चलिए बढ़िया। तो ये हमारे साथ पवन और प्रियांशी जी थी। हम महोबा में थे, आला ऊधल की नगरी में। तो आपको ये एकेडमी कैसी लगी, ये बच्चे कैसे लगे जो अपने भविष्य को लेकर जागरूक हैं?